अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विषय मराठी संयुक्त आंतरभारती इयत्ता 9वी, अवामी उर्दू हायस्कूल वांद्रे पश्चिम मुंबई 400050। पाठ क्रमांक 4 दादू, लेखक बी स खांडेकर। या पाठाचे आज आपण स्पष्टीकरण पाहणार आहोत। हा फोटो दादू या पाठाचे लेखक बी स खांडेकर यांचा आहे। परिचय: बी स खांडेकर जन्म 1898 ते 1976, मृत्यू। कादंबरीकार, कादंबरी लिहिणारे, कथाकार, कथाही लिहिणारे, लघुनिबंधकार, निबंध लिहिणारे, समीक्षक, समीक्षा करणारे, पटकथा लेखक, पटकथा लिहिणारे, दोन ध्रुव, उल्का, हिरवा चाफा, पांढरे ढग, जळलेला मोहर इत्यादी कादंबऱ्या म्हणजे नॉवेल, वायुलहरी, चांदण्यात, सायंकाळ इत्यादी लघुनिबंध संग्रह म्हणजे लहान मधुनिबंध पुस्तक, अश्रू, ययाती, अमृतवेद या त्यांच्या प्रसिद्ध कादंबऱ्या आहेत जे मशहूर नॉवेल्स आहेत। आईप्रमाणे काळजी घेणाऱ्या दादूच्या प्रेमळ व संवेदनशील वर्तनाचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केलेले आहे। माँ के जैसे फिकर करने वाले दादू के प्यार का और भावनाओं का रहन सहन का दिल को छू जाएगा ऐसे खुलासा इस सबक में लेखक ने किया है। मी इथे शिकायला आलो होतो। मैं यहाँ सीखने के लिए आया था। 2 खोल्यांचे घर मिळाले होते। 2 रूम का घर मिला था आणि और मालकातर्फे दादू नावाचा अनुभवी गडीही लाभणार होता। मालक के तरफ से दादू नाम का तजुर्बेदार नौकर भी लाभणार होता, यानी मिलने वाला था। दादू ही व्यक्ति बरबर पाहिली। दादू इस इंसान को ऊपर देखा तर जरा विचित्रच दिसत होती, तो जरा अजीबी दिख रही थी। एक खांदा विचित्र रीतीने उडवत चालण्याची त्याची लकब होती। एक शोल्डर अजीब तरीके से उड़ाते हुए चलने का उसका लकब एक खास तरीका था, अंदाज था। वाढलेली दाढ़ी खासवत तो माझ्याशी बोलू लागला। बड़ी हुई दाढ़ी खुजाते हुए वो मेरे साथ बात करने लगा। तेव्हा माझ्या मनात आले, तब मेरे दिल में आया, या म्हाताऱ्याला आपण गडी म्हणून ठेवणे महामूर्खपणाचे होईल। इस बुढ़े इंसान को, बुजुर्ग इंसान को अपना नौकर करके रखना यानी बहुत ही बड़ा पागलपन तय होगा। ही पीड़ा चुकवायची एक नवीन युक्ति मला थी। ये तकलीफ, ये परेशानी से दूर भागने की एक नई आइडिया, युक्ति, आइडिया मला मुझे सूझी। दादूचा पूर्वीचा पगार फक्त 3 रुपये होता। दादू का पहले का पगार सिर्फ 3 रुपये था। आता तो 4 किंवा 5 रुपये मागेल। अब वो 4 या 5 रुपये मागेगा आणि तसे मागितले की तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको, और वैसे मांगे तो तेरे जैसा लबाड इंसान मुझे नहीं चाहिए असे आपल्याला सहजच म्हणता येईल। ऐसा आपको आसानी से बोलने आएगा। असा विचार करून मी दादूला म्हटले। ऐसा सोचकर मैंने दादू को कहा, मी सांगेन ते काम करावं लागेल तुला। मैं बोलूंगा वो काम करना पड़ेगा तुझे। त्याने मोठ्या आनंदाने मान डोलावली। उसने बड़े खुशी से गर्दन हिलाई, यानी हाँ बताया गर्दन हिलाकर। पगार काय घेणार तू? पगार क्या लेगा तू? मी प्रश्न केला, मैंने सवाल किया। त्याने हसत उत्तर दिले। उसने हसते हुए जवाब दिया, पूर्वी मिळत होता तेवढाच द्या, पहले मिलता था नहीं दो। अरे पण तेवढा म्हणजे किती? अरे पर उतना यानी कितना? आता याची लबाडी कळणार या कल्पनेने मी हसत हसत विचारले। अब इसकी लबाड़ी समझ में आएगी, इस सोच से मैंने हंसते हंसते उसे पूछा। 3 रुपए दादू ने उत्तर दिले। 3 रुपए दादू ने जवाब दिया। मी चकित झालो, मैं ताज्जुब हो गया। या अडाणी गड्यातला प्रामाणिकपणा दिसताच माझ्या मनात एक उज्ज्वल छटा समजून गेली।
अनपढ़ नौकर में का ईमानदारी देखते ही मेरे दिल में एक नूरानी ऐसी शेड आकर चमककर गई। मी काहीच बोलत नाही असे पाहून दादू म्हणाला, मैं कुछ भी बोलता नहीं। ऐसे देखकर दादू बोला, 3.25 रुपयावर सुद्धा राहील मी साहेब, 3.25 रुपये में भी रहूंगा मैं साहेब। दादूच्या वृक्ष दिसण्याच्या आड एक वेगळे सौंदर्य आहे असा मला भास झाला। दादू के कड़क दिखने के पीछे एक अलग खूबसूरती है, इस बात का मुझे एहसास हुआ। हा भास क्षणिक नव्हता, यह एहसास पलभर का नहीं था। मी सांगेन ते काम करायला हवं असे कामावर ठेवताना मी दादूला बजावले होते। मैं बोलूंगा वो काम करना पड़ेगा, ऐसा काम परखते समय मैंने दादू को कड़े अल्फाज में कहा था। पण मला त्याला काही सांगण्याचा प्रसंगच येत नव्हते, पर मुझे उससे बोलने का कुछ वक्त ही नहीं आता। मी सकाळी उठण्याच्या आधीच गवळ्याच्या घरून तो दूध घेऊन येई। गवळी यानी वो इंसान जो गाय को संभालता है, उसका दूध निकाल कर बेचता है। मी सकाळी उठण्याच्या आधी, मैं सुबह उठने के पहले ही गवळ्याच्या घरून ऐसे दूध वाले के घर जाकर तो दूध घेऊन येई, वो दूध लेकर आता था। मी उठून चूळ भरायला लागलो। मैं उठकर मुंह धोने लगा कि दादूचा स्टोव फरफरू लागे, तो दादू का स्टोव आवाज करने लगता था, यानी स्टोव चालू होता था। मला चहात कमी साखर लागते हे त्याला दुसऱ्यांदा काही सांगावे लागले नाही। मुझे चाय में कम शक्कर लगती है, यह उसे दूसरे बार कभी बोलना नहीं पड़ा। मला काडीचाही त्रास होऊ नये म्हणून तो जी धडपड करी ती पाहिली की मला आईची आठवण हुई। मुझे थोड़ी भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए, इसलिए जो परेशानी, जो कोशिश वो करता था, वो देखकर मुझे माँ की याद आती थी। दादू पंपाने पाणी काढू लागला कि माझ्या मनात येई, बाबू। दादू पंप से पानी निकालने लगा तो मेरे दिल में आता था, या खडकाळ जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे, त्याप्रमाणे वरून वृक्ष दिसणाऱ्या दादूच्या अंतःकरणातही प्रेमाचा एक गोड झरा है। इस पत्थरों से भरे हुए के पेट में जैसा पानी बहता है, वैसे ही ये कड़क दिखने वाले दादू के दिल में भी प्यार का झरना, मीठा झरना बहता है। दादूने माझी सर्व माहिती केव्हाच काढून घेतली होती। दादूने मेरी सारी मालूमात कब्बी की निकाल के ली, पर स्वतःविषयी मात्र तो फारसा बोलत नसे, पर खुद के बारे में लेकिन वो ज्यादा बोलता नहीं था। एक दोनदा रंगात येऊन त्याने आपली थोडीफार माहिती मला सांगितली होती। एक दो बार मुडम्या कर उसने अपनी थोड़ी बहुत मालूमात मुझे बताई थी। त्याचा मुलगा माझ्या एवढाच होता, उसका बेटा मेरे इतना ही था। सोलापूरला कुठल्याशा गिरणीत होता तो। सोलापूर में कोणते तरी गिरणी में, यानी कपड़ों के कारखाने में था वो। दादूच्या खेड्यातला जमिनीचा एक टुकड़ा सावकाराकडे खूब दिवस गहाण पडला होता। दादू के खेड़े गांव में का जमीन का एक टुकड़ा सावकार के पास बहुत दिन से उधारी से पड़ा हुआ था। म्हातारपणामुळे शेती होईन अशी झाली तेव्हा बायकोला घेऊन तो इथे आला। बुढ़तपन के वजह से खेती होने का नहीं, इसलिए बीवी को लेकर वो यहाँ आया आणि त्याने मुलाला सोलापूरला पाठवले और उसने बेटे को सोलापूर में भेजा। फार उशिरा झालेला एकुलता एक मुलगा होता तो त्याचा, बहुत देर से हो गया हुआ एकलौता लड़का था वो उसका। तुम्ही आई बाप सोलापूरला मुलाकडेच का राहत नाही? आप अम्मी अब्बा सोलापूर में ही बेटे के पास क्यों रहते नहीं? म्हणून मी त्याला विचारले, इसलिए मैंने उसे पूछा। तेव्हा त्याने सांगितले, तब उसने कहा, आम्ही दोघं सोलापूरला गेलो कि तिथं पोराचा खर्च वाढणार। हम दोनों सोलापूर में गए तो वहाँ पे बेटे का खर्चा पड़ेगा। मग तो सावकाराकडली जमीन सोडवून कशी घेणार? फिर वो सावकार पास की जमीन छुड़ाकर कैसे लेगा? बायको इथं कडधान्य विकून 4 पैसे मिळवते। बीवी यहाँ पर कडधान्य यानी मोड़ आए हुए जो अनाज है वो बेचकर 4 पैसे हासिल करती है। सोलापुरात ती काय करणार? सोलापुर में वो क्या करेगी? तिथं मोड़ खपतात की नहीं कौन जाने? वहाँ पे मोड़ आए हुए जो सब्जियां हैं, कडधान्य हैं, वो बेचे जाएंगे या नहीं किसे पता? मी सोलापुरात इथल्यासारखी कॉलेज नाही, तेव्हा माझ्यासारख्या म्हाताऱ्याला तिथं कोण काम देणार? और सोलापुर में यहाँ जैसे कॉलेज नहीं तो मेरे जैसे बुढ़े इंसान को वहाँ पर कौन काम देगा? पर मुला वाचून कसं करमतं रे तुला? पर बेटे के बगैर तुझे कैसे क्या तेरा दिल लगता?
करमते अच्छा लगता। न करमायला काय झालं साहेब? नहीं अच्छा लगने को क्या हुआ साहब? तुम्ही नाही का आलाय आई वडिलांना सोडून? आप नहीं क्या आए माँ बाप को छोड़कर? तसंच माझा मुलगा मला सोडून गिरणीत गेलाय। वैसे ही मेरा बेटा मुझे छोड़कर गिरनी में गया है। गिरनी यानी कपड़ों का कारखाना, कपड़े तैयार करने का कारखाना। मी इथं तुमचं काम करतोय ना, मैं यहाँ पर आपका काम करता हूँ ना। सोलापुरात अशीच कुडी तरी म्हातारी त्याला जेवायला घालत असेल। सोलापुर में ऐसे ही कोई बुड्ढी उसे खाना देती होगी। 3 महिन्यात दादूची नी माझी कमीत कमी 3 वर्षाची ओळख आहे असे वाटू लागले। 3 महीने में दादू की और मेरी कम से कम 3 साल की पहचान है ऐसा लगने लगा। क्रिकेट जोरात सुरू झाल्यामुळे कित्येकदा रात्री 8 वाजेपर्यंत मी बिराड़ी येत नसे। क्रिकेट जोर से चालू रहने की वजह से यानी क्रिकेट के गेम्स चालू रहने की वजह से बहुत बार रात को 8 बजे तक मैं घर नहीं आता था। बिराड़ी यानी घर। पण मला कितीही उशीर झाला तरी ओट्यावर अंधारात दादू माझी वाट पाहत बसलेला असे। पर मुझे कितनी भी देर हो गई तो भी ओटे पर अंधेरे में दादू मेरा इंतजार करते बैठा हुआ रहता था। एखाद्या दिवशी मला यायला उशीर झाला, मी डब्यातला भात नेऊन गेला तर दादू लगेच स्टोव पेटवायला उठे। एखादे दिन मुझे आने के लिए देर हो गई और डब्बे में के चावल नेऊन गेला यानी ठंडे हो गए तो दादू जल्दी से स्टोव चालू करता था। थंडगार झालेला भात स्टोववर तापवला म्हणून त्याला उन्नीत भाताची गोडी कशी येणार? ठंडे हो गए हुए चावल स्टोव पर गरम किए, इसलिए उसे गर्मा गर्म चावल की मिठास कैसी आएगी। पण दादूने ऊन केलेला तो भात खाताना मला फार गोड वाटे। पर दादू ने गरम किए हुए चावल खाते समय मुझे बहुत मीठा लगता था। त्या गोडीचा उगम अन्नात नव्हता, वो मिठास उस अनाज में नहीं थी, दादूच्या मनात होता, दादू के दिल में था। एका रविवारी दादूची स्वारी क्रिकेटच्या मैदानावर दिसली। एक इतवार को दादू खुद क्रिकेट के मैदान पर दिखे। तेव्हा तर मी थक्कच झालो, तब तो मुझे ताज्जुब हो गया। रात्री मी त्याला विचारले, रात में मैंने उसे पूछा, तेव्हा म्हातारा लाजेने अगदी चूर झाला। तब बुड्ढा शर्म के मारे एकदम चूर हो गया। पण थोड्या वेळाने त्याने ते कारण सांगितले, लेकिन थोड़े देर के बाद में उसने मुझे वो वजह बताई। आदल्या दिवशी मी फार चांगला खेळलो होतो। एक दिन पहले मैं बहुत अच्छा खेला था। दादू सकाळी खानावळीत डब्बा आणायला गेला। दादू सुबह जहाँ डब्बा मिलता है वहाँ पे डब्बा लाने के लिए गया, मेस में, खानावळ मेस। तेव्हा तिथल्या विद्यार्थ्यात माझ्या पराक्रमाच्याच गोष्टी चालल्या होत्या। तब वहाँ के छात्रों में मेरे बहादुरी के, मेरे अच्छे खेलने की बातें ही चल रही थी। त्या ऐकून दादूला वाटले, वो सुनकर दादू को लगा, आपल्या साहेबांच्या खेळाची सारे लोग इतकी स्तुति करतात तेव्हा आपणही तो पहावा। अपने साहब के खेल की सभी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो अपन ने भी वो देखने का। सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात बाहेरगावी एक सामना ठरला। सप्टेंबर के आखिरी हफ्ते में बाहेरगाव में एक कॉम्पिटिशन तय हो गया, स्पर्धा तय हो गई। जहागीरदार नावाचा माझ्याच कॉलेजातला एक मित्र आमचा कप्तान होता। जहागीरदार नाम का मेरे ही कॉलेज का एक दोस्त हमारा कप्तान था यानी कैप्टन था, कर्णधार था। माझी फलंदाजी नी त्याची गोलंदाजी, मेरी बैटिंग और उसकी बॉलिंग। असा धुआं उडवला आम्ही दुसऱ्या बाजूचा, ऐसा धुआं उडाए हमने दूसरे बाजू का नहीं, दूसरे बाजू वालों को हमने हरा डाला। परत येताना मी जहांगीरदारच्या गाडीमध्ये बसलो। वापस आते समय मैं जहांगीरदार की गाडी में बैठा। गाडी हाकणे आणि सामन्याच्या गप्पा मारणे या 2 गोष्टींपैकी अधिक बेफामपणे तो कोणती गोष्ट करत होता हे सांगणे फार कठीण होते। गाड़ी चलाना और कंपटीशन की बातें करना, इन 2 चीजों में वो कौन सी ज्यादा बेफामी से बोल रहा था, कर रहा था, ये बताना ही बहुत मुश्किल था। खेलताना मनुष्याला भान नसते, खेलते समय इंसान को एहसास नहीं रहता किसी बात का। त्यामुळे खेळाच्या श्रमाने माझे अंग किती आंबून गेले आहे याची कल्पना गाडीत बसेपर्यंत मला आली नहीं। इस वजह से खेल के मेहनत से मेरा बदन कितना दर्द हो रहा है इसका ख्याल गाड़ी में बैठे तक मेरे दिल में आया नहीं। मग मात्र अंग ठणकू लागले, लेकिन बाद में मेरा बदन दर्द होने लगा। माझ्या बिराड्यापाशी गाडी येतात मी उतरू लागलो। मेरे घर के पास गाड़ी आते ही मैं उतरने लगा। तेव्हा जहांगीरदार म्हणाला,
आमच्या बंगल्यावर चल की, हमारे बंगले पर चलना. तब जहांगीरदार बोला, हमारे बंगले पर चलना. अंग फार दुखतंय. मी म्हटलं, माझ्याच खोलीवर आपण चहा घेऊ. बदन बहुत दर्द हो रहा है. मैंने कहा, मेरे रूम पर अपन चाय लेंगे. चहा? तो मोठ्याने हसत म्हणाला. चाय? वो जोर से हसते हुए बोला, माझं सुद्धा अंग दुखतंय. चहानं नाही बरं वाटणार आता. मेरा भी बदन दर्द हो रहा है. चाय से नहीं अच्छा लगेगा अब. मग काय मागवू? फिर क्या मंगाऊ? बियर, शराब. तो शांतपणे म्हणाला. वो शांति से बोला, खामोशी से बोला. दादू ते ऐकत होता. दादू वो सुन रहा था. मी विचारात पडलो. मैं सोच में गिरा. सापावर पाय पडावा तसा दादू दचकला. साप पर पैर गिरने का वैसा दादू घबराया गया. आणि भूत दिसले तर मनुष्य ज्या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहिल त्या दृष्टीने तो माझ्याकडे बघू लागला. और शैतान दिखा तो इंसान किस नजर से उसके पास देखेगा उस नजर से वो मेरे पास देखने लगा. मी म्हटले, मैंने कहा, अगदी धावत जा. जहांगीरदारला हवी आहे. एकदम दौड़ते हुए जा. जहांगीरदार को चाहिए. तो जहांगीरदार असेल नाही तर राजा असेल. मी जाणार नाही. वो जहांगीरदार होगा या राजा होगा. मैं नहीं जाऊंगा. मी हळूच म्हटले. मैंने धीरे से कहा, दादू या महीन्याला तुला 1 रुपया जास्त देईन. इस महीने को 1 रुपया में ज्यादा दूंगा. मुकाट्यानं जा नी खामोशी से जा. और 1 सोडून 100 रुपये दिले तरी, 1 छोड़ के 100 रुपये दिए तो भी. दादू ने माझी नोट फेकून दिली. दादू ने मेरी नोट फेक डाली. मी संतापाने म्हटले. मैंने गुस्से में कहा, नोकरीवर ठेवलं तेव्हा मी सांगेन ते काम करायचं कबूल केलं होतंस तू. आत्ताच्या आत्ता गेलास तर बरं आहे. नाही तर नौकरी पर जब रखा तब मैं बोलूंगा वो काम करने का कबूल किया था तूने. अभी के अभी गया तो भला, नहीं तर माझी नोकरी जाईल. होय ना. नमस्कार साहेब. असली कामं करून जगण्यापेक्षा पोटात काटे भरीन, पण नहीं तो माझी नौकरी जाएगी ना. हाँ ना. नमस्कार, प्रणाम साहब. ऐसे काम करके जिंदगी जीने से अच्छा पेट में कांटे भर के जीऊंगा. यानी कैसे तभी गुजारा करके जीऊंगा. त्याचा आवाज घोगरा झाला होता. उसका आवाज ये सूखा हो गया था, जैसे कुछ रोने आ रहा है उसे. डोळे ही भरून आले होते. आंखें भी भर आए थे. पुढे एक शब्द ही न बोलता तो चालू लागला. आगे एक अल्फाज भी नहीं बोलकर वो चलने लगा. माझी मलाच लाज वाटू लागली. मुझे मेरी शर्म लगने लगी. मी धावत गेलो. मैं दौड़ते हुए गया. दादू फाटक उघडत होता. दादू गेट खोल रहा था. मी त्याचा हात धरून म्हटले. मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, दादू कुठे चाललास? दादू कहाँ चला? तुमच्या आई साहेबांकडं. तुम्हारे माँ के पास. माझ्या आईकडं? मेरे माँ के पास? हो. हाँ. कशाला? क्यों? त्यांच्या झाडाला कीड लागली हे सांगायला. उनके पौधे को कीड लगी है. कीड़ा लगा हुआ है ये बताने के लिए. रागीट स्वराने मी उद्गारलो, मी वाटेल ते करीन. तुला काय करायचं त्याच्याशी? गुस्से के आवाज में मैंने कहा, मैं चाहिए वो करूंगा. तुझे क्या करना है उससे? मला काय करायचं? मला माझ्या मुलाला सांभाळायचंय. मुझे क्या करने का है? मुझे मेरे बेटे को संभालना है. तुझा मुलगा तो सोलापुरात आहे. तेरा बेटा तो सोलापूर में है. होय साहेब. तिथं तो काही भलतं सलतं करायला लागला तर त्याच्याजवळ असलेल्या म्हाताऱ्याने त्याला आवरायला नको का? तिथं लोकांनी त्याला सांभाळायला हवं. मग इथं मी? हाँ साहब. वहाँ पर वो कुछ भलता सलता करने लगा तो उसके करीब रहने वाले बुड्ढों ने उसे संभालना नहीं चाहिए क्या? वहाँ पर लोगों ने उसे संभालना चाहिए. इसीलिए यहाँ पर मैं. त्याच्या डोळ्यातून धड पाणी वाहू लागलं. उसके आंखों में से जल्दी से पानी बहने लगा. त्याच्या पाठीवरून हात फिरवत मी म्हटले. उसके पीठ पे से हाथ घुमाते हुए मैंने कहा, रडू नकोस दादू, तुझी नौकरी कायम आहे. रोना मत दादू, तेरी नौकरी कायम है. नोकरी करिता मी रडत नाही साहेब. तुमच्या ऐवजी माझा मुलगा असता तर मला जेवढं दुःख झालं असतं तेवढं मगाशी तुम्ही दुकानावर जायला सांगितलं तेव्हा झालं. नौकरी के लिए मैं रोता नहीं हूँ साहब. तुम्हारे जगह पे मेरा बेटा होता तो मुझे जितना गम हुआ रहता उस वक्त जब आपने मुझे दुकान में जाने के लिए कहा तब हुआ.
दादूचा हात धरून मी त्याला घरात नेले. दादूचा हात पकड़ के मैं उसे घर पे लेके गया. मी खोलीत गेल्याबरोबर जहांगीरदार म्हणाला, कुठं गेला होतास? मैं रूम में जाते ही जहांगीरदार बोला, कहाँ गया था? बाहेर तारवाला आला होता. बाहर तारवाला आया था. तार? कोणाची तार? आली बुआ यावेळी. खत? किसका खत? आया इस समय? आईची. पर आजारी आहे ती. माँ की. बहुत बीमार है वह. मी घाई घाई ने ट्रंक उघडली. मैंने जल्दी जल्दी में ट्रंक यानी लोहे की पेटी खोली. खुंटाळ्यावरचे कपड़े काढले. खुंटाळा यानी दीवार में गाड़ा हुआ लकड़ी का खूंटा जिसके ऊपर कपड़े टंगा के रखते थे. तो उसके ऊपर के कपड़े निकाले आणि सामानाची बांधाबांध करू लागलो और सामान बिखरा हुआ बांधने के लिए इकट्ठा करने लगा, बांधने के लिए लगा. जहांगीरदार म्हणाला. जहांगीरदार बोला, बरं मी जातो. हाँ ठीक है मैं जाता हूँ. हाँ. त्याला दारापर्यंत सोडून परत आलो. उसे दरवाजे तक छोड़कर वापस आया. दादू एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे हसत उभा होता. दादू एक छोटे बच्चे के जैसे हंसते हुए खड़ा था. इस तरीके से हमारा दादू यह सबक कंप्लीट हो गया. धन्यवाद.